Hello everyone, welcome to ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपना टॉपिक कास्टिंग प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर सीरीज 48 तक कंप्लीट कर लिया था। तो स्टूडेंट, आज हम लोग उसी सीरीज में अपने नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अपने गेट से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ गेट क्या होता है, और हम लोगों ने गेट की डिज़ाइन भी किया था। तो आज उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जैसा कि देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऐसा देखिए डिज़ाइन ऑफ गेट को डिस्कस किया था। देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने डिज़ाइन ऑफ गेट सिस्टम या गेटिंग सिस्टम, कुछ भी कह लीजिए, हम लोगों ने डिज़ाइन ऑफ गेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया था। और गेट क्या होता था? एक्चुअल एंट्री पॉइंट इन विच मोल्टेन मेटल डायरेक्ट एंट्री द मोल्ड कैविटी फ्रॉम रनर। ऐसा देखिएगा, जब हमारे पास इस तरीके का एक पोरिन बेसिन होता था और यहाँ से हम लोग ऐसा यहाँ पे स्किन बॉम्ब बनाते थे इस तरीके से, फिर यहाँ से ये हम लोग ऐसी कास्टिंग बनाते थे। इसके बाद ऊपर हम लोग राइजर लगाते थे, देन आफ्टर ये मोल्ड कैविटी क्रिएट करते थे। तो इस तरीके का हमारा सिंपल फिनोमिना होता था कास्टिंग के लिए, जिसमें अगर हम सबके नेम की बात करें तो ये हमारा होता था मोल्ड कैविटी, मोल्ड कैविटी। अब उसके बाद ये ऊपर जो हमारा मोल्टेन मेटल भरने के बाद इसमें जाता था, तो इसे हम बोलते थे राइजर। देन आफ्टर यहाँ पे हमारा मोल्टेन मेटल ऐसे भरा होता था, फिर यहाँ से मोल्टेन मेटल इस तरीके से डाउन आता था, इसे हम लोग बोलते थे, ये हमारा होता था पोरिन बेसिन या पोरिन कप। ये हमारा होता था पोरिन बेसिन या पोरिन कप, इस तरीके से होता था। यहाँ पर इसकी हाइट हमने आपको बताया था डिजाइन करते वक्त 2 पॉइंट, इसकी हाइट अगर हम h लेते थे तो h इज इक्वल टू HC लेते थे, हाइट ऑफ कप। देन ये हमारा होता था HC इज इक्वल टू 2.5D, वेयर D इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्प्रू। ये वर्टिकल पैसेज जो हमारा होता था, इसे हम लोग स्प्रू कहते थे। देन आफ्टर यहाँ पर ये जो हमारा राउंड नेक दिखाई दे रहा था, इसे हम लोग बोलते थे, ये हमारा होता था 25R। ये जो हमारा कर्वेचर दिखाई दे रहा था, ये 25R, R मीन्स डायमीटर का आधा, स्प्रू के डायमीटर के आधा होता था। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिजाइन करते थे। देन आफ्टर मोल्टेन मेटल यहाँ से पोरिन बेसिन से बाई स्प्रू किस में आता था? इसमें आता था। अब यहाँ हम लोग एक सिरेमिक, देखें यहाँ पर एक सिरेमिक फिल्टर हम लोग लगा के रखते थे। सिरेमिक फिल्टर इसलिए लगाते थे जिससे मोल्टेन मेटल जब इसमें एंट्री करे तो उस समय हमारा क्या होगा? मोल्टेन मेटल एंट्री करेगा तो यहाँ से फिल्टर होता हुआ जाएगा, मतलब कोई डस्ट पार्टिकल या कोई इम्प्योरिटीज़ हो, जो बड़ी इम्प्योरिटीज़ हो, वो सिरेमिक फिल्टर से छन कर आगे जाएगी, फिर प्योर मोल्टेन मेटल आगे जाएगा। अब ये वर्टिकल पैसेज से जाएगा। सपोज करिए अगर ये एलिमेंट ना हो और राइजर इस तरीके से रनर हमारा बना हो, तो ये अपने प्रेशर से या हाई वेलोसिटी से ये सैंड के बने हुए कैविटी को तोड़ देगा, इस तरीके से तोड़ेगा। तो अब ये ब्रेक ना हो, इसलिए यहाँ पर हम लोग एक स्प्लाश कोर यूज करते हैं ऐसा। अब ये स्प्लाश कोर जो हमारा बनता है वो सिरेमिक का ही बनाया जाता है। यहाँ पर इस स्प्लाश कोर को हम लोग, ये होता है सिरेमिक स्प्लाश कोर। अगर ये मेटल बहुत तेज़ी से आकर यहाँ पर तोड़ेगा तो उसे हम लोग स्प्लाशिंग बोलते हैं, उस कमी को स्प्लाशिंग बोलते हैं।
और वो स्प्लाशिंग तब होगी जब यहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मतलब मेटल में टर्बुलेंसी होगी। तो इस तरीके से हमारा ये होगा। अब यहाँ से मोल्टेन मेटल आगे बढ़ेगा। अगर उस मोल्टेन मेटल में हैवी इम्प्योरिटीज़ और होंगी, मतलब देखिए यहाँ पे बारीक इम्प्योरिटीज़ को छान लिया, लेकिन अगर इम्प्योरिटीज़ मोल्टेन मेटल के साथ मिक्स हैं और वो हमारा सिरेमिक फिल्टर से नहीं छन पाई, मतलब उसमें बारीक इम्प्योरिटीज़ आ गई, तो उसे हम लोग कैसे रोकेंगे? उस बारीक इम्प्योरिटीज़ की दो कमी हो सकती है, या तो उस इम्प्योरिटीज़ की डेंसिटी मोल्टेन मेटल से ज़्यादा होगी या उस इम्प्योरिटीज़ की डेंसिटी मोल्टेन मेटल से कम होगी। अगर मोल्टेन मेटल के बराबर होगी तो वो हमारा उसमें जाकर सॉलिडिफाई हो जाएगा, फिर हमारी डिफेक्टिव कास्टिंग नहीं बनाएगा। तब सेम स्ट्रेंथ हमारी होगी, जो वर्कपीस की स्ट्रेंथ होगी वही इम्प्योरिटीज़ की होगी, दोनों की डेंसिटी बराबर होगी, तो वो डिफेक्टिव कास्टिंग नहीं बनाएगा। डिफेक्टिव कास्टिंग तब बनती है जब इम्प्योरिटीज़ की डेंसिटी मोल्टेन मेटल की डेंसिटी से या तो कम हो या तो ज़्यादा हो। अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा? ज़्यादा होगी तो इम्प्योरिटीज़ यहाँ आकर नीचे बैठ जाएंगी और यहाँ मोल्टेन मेटल आएगा। तो भी देखिए यहाँ इम्प्योरिटीज़, यहाँ मोल्टेन मेटल, ये दो लेयर का कास्टिंग तैयार हो जाएगा, ये डिफेक्टिव कास्टिंग माना जाएगा। दूसरे केस में अगर इम्प्योरिटीज़ हल्की हुई, यहाँ पे आके मिक्स हो जाएगी, तो ऊपर यहाँ इम्प्योरिटीज़ तैरने लगेंगी, तो उसे भी हम लोग रोकेंगे। तो इस रोकने के लिए इस हैवी इम्प्योरिटीज़ को यहाँ स्किन बॉम्ब बना देते हैं, ये हम लोग बोलते हैं स्किन बॉम्ब। इस तरीके से स्किन बॉम्ब हम लोग बना देते हैं। तो अब स्किन बॉम्ब से जब मोल्टेन मेटल आगे पास करके जाता है तो यहाँ पर इम्प्योरिटीज़, जो हैवी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो यहाँ पर आकर बैठ जाती हैं। उसके बाद अब मोल्टेन मेटल डायरेक्ट हमारा क्या करेगा? एंट्री करेगा। तो जब इसमें एंट्री करता है तो ये जो एक्चुअल एंट्री पॉइंट है, इसे हम लोग गेट के नाम से जानते हैं। अब इसी गेट का हम लोगों ने डिज़ाइन किया था कि ये गेट हमारा यदि साइड से लगा हो तो हमारा कैसा गेट कहलाएगा? साइड गेट सिस्टम कहलाएगा। टॉप से लगा हो तो टॉप गेट सिस्टम कहलाएगा। उसके बाद अगर उसमें पार्टिंग लाइन बनी हो, मैंने पिछले लेक्चर में आप देखेंगे तो बीच में पार्टिंग लाइन लगा देते थे, तो ये टॉप गेट और साइड गेट दोनों का बोथ एक साथ वर्किंग देता था। देन आफ्टर, अब इसके बाद एक और सिस्टम हमने बताया था कि यदि इसमें हम लोग बहुत बड़ी मोल्ड कैविटी को फिल करना चाहें तो मल्टीपल गेट का यूज करेंगे, तो वो हमारा होता था नंबर ऑफ मल्टीपल गेटेस। तो इस तरीके से 4 टाइप के गेट की हम लोगों ने डिज़ाइन किया था पिछले लेक्चर में। अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, अच्छा ये मोल्टेन मेटल आगे जा रहा है, सपोज करिए कि बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज अगर उसमें घुली हों, उसके बाद उन्हें मिक्स करके यहाँ पे हमें कलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? वेना कॉन्ट्रैक्टा बना देते हैं। इस कास्टिंग में यहाँ पर ऐसा देखिए, ऐसा और ऐसा वेना कॉन्ट्रैक्टा बना देते हैं। तो वेना कॉन्ट्रैक्टा बनाने पर अब ये मोल्टेन मेटल यहाँ जाएगा, यहाँ कंप्रेस होगा, उसे मिनिमम सरफेस एरिया मिलेगा, कंप्रेस होगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से वो प्रॉपर मिक्स होकर फिर आगे बढ़ेगा। इसे बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। अब उसके बाद राइजर, तो आपको मालूम, मैंने बताया था राइजर क्यों देते हैं। जब ये सॉलिडिफाई होने लगता है तो जो ये लिक्विड श्रिंक करता है, उस लिक्विड के श्रिंकेज को दूर करने के लिए ये राइजर अपना मोल्टेन मेटल इसे लगातार देता रहता है। और उसके बाद जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तो एक कंडीशन आती जहाँ पर फेज चेंज होता है, मतलब लिक्विड टू सॉलिड में जाएगा, वहाँ पर भी ये राइजर हमारा फीड के रूप में देता रहेगा। बट जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा तो राइजर भी सॉलिडिफाई हो गया। अब ये सॉलिड वाला अगर श्रिंकेज होगा तब राइजर फीड नहीं दे पाएगा। तो ये राइजर का उपयोग आपको पता ही है। तो हम लोगों ने ये टाइप्स ऑफ गेट के बारे में पढ़ा था। अब इस पे हम लोग आपको बताते हैं कि हमने 4 टाइप का गेट पढ़ा। हमने पढ़ा था आपका साइड गेट, टॉप गेट, इन मतलब मल्टीपल गेट और पार्टिंग लाइन गेट। अब उसके बाद 2 और मैंने बताया था, नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम और प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम।
तो आइए दोनों को हम लोग और देख लेते हैं। प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम, नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम, ये हमारा क्या होता है, मतलब यहाँ जो स्किन बॉम्ब हमने लगाया है प्रेशर से मोल्टेन मेटल जाएगा, प्रेशर से जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। वहाँ पर हमारा क्या होगा, गेट पर जो एक्चुअल एंट्री पॉइंट पे मोल्टेन मेटल की वेलोसिटी होगी वो हाई होगी, मोल्टेन मेटल की वेलोसिटी हाई होगी। और वेलोसिटी हाई तब होगी जब इस मोल्टेन मेटल की डेंसिटी या विस्कोसिटी लो होगी। भाई अगर गाढ़ा मेटल होगा तो तेज़ी से वेलोसिटी थोड़े नहीं जाएगी। तो इस तरीके से जब मोल्टेन मेटल की वेलोसिटी हाई होगी इसका मतलब डेंसिटी और विस्कोसिटी लो होगी। तो इस तरीके से हम इसकी कंडीशन लिखेंगे कि फॉर नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम द वेलोसिटी ऑफ मोल्टेन मेटल in gate, the velocity of molten metal is, अब देखिएगा नॉन प्रेशराइज्ड है, अगर प्रेशराइज्ड होता तो वेलोसिटी हाई रखते, नॉन प्रेशराइज्ड है मतलब वेलोसिटी हम क्या करेंगे, लो रखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, द वेलोसिटी ऑफ मोल्टेन मेटल इज लो। अब अगर लो वेलोसिटी होगी तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इट मीन्स डेंसिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ मोल्टेन मेटल, इट मीन्स डेंसिटी एंड विस्कोसिटी of molten metal is very high। अच्छा उसके बाद एक पॉइंट और आता है इम्पॉर्टेंट, चोक एरिया। जब नॉन प्रेशराइज्ड होगा तो हम चोक एरिया कौन सा डिस्कस करेंगे, कौन सा कंसीडर करेंगे, देन आफ्टर उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। चोक एरिया, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, चोक एरिया इज कंसीडर द बॉटम एरिया ऑफ स्क्रू। अब आपको हम यहाँ चोक एरिया पूरा पढ़ा देते हैं, ये क्या होता है। तो चोक एरिया इज कंसीडर द बॉटम एरिया ऑफ स्क्रू। इसका मतलब क्या होता है, चलिए इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा इसके कुछ और पॉइंट हैं, जैसे हमारा किस मेटल के लिए सुटेबल होगा, तो दिस इज ऑल्सो सुटेबल फॉर नॉन फेरस मटेरियल। ये ध्यान रखिएगा, दिस इज ऑल्सो सुटेबल फॉर, मतलब नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम इज, दिस इज also suitable for non ferrous मटेरियल। ये हो गया। अच्छा अभी हम आपको डिस्कस कर रहे हैं चोक एरिया, थोड़ा सा वेट करिए बस 2-3 मिनट। अब इसमें हम लोग एक गेटिंग रेशियो पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गेटिंग रेशियो फॉर नॉन प्रेशराइज्ड सिस्टम एंड गेटिंग रेशियो फॉर प्रेशराइज्ड सिस्टम। तो पहले देख लेते हैं गेटिंग रेशियो फॉर नॉन प्रेशराइज्ड सिस्टम। तो नेक्स्ट पॉइंट, गेटिंग रेशियो फॉर नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम, नॉन
प्रेशराइज्ड गेटिंग, ये हमारा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन 100% बनता है एग्जाम में स्टूडेंट। अब इसमें पूछा जाता है कि गेटिंग रेशियो, व्हाट इज द गेटिंग रेशियो, या व्हाट विल बी द रिलेशन इन गेटिंग रेशियो, किसके किसके बीच गेटिंग रेशियो हमारा बनता है। तो गेटिंग रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन, ये हमारा होता है स्प्रू रेशियो, रनर रेशियो, गेट। अब आप ध्यान रखिएगा, गेटिंग रेशियो जहां भी कहेगा, चाहे वो नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग के लिए चाहे वो प्रेशराइज्ड गेटिंग के लिए, हमेशा वो रेशियो होगा स्प्रू के बीच, रनर के बीच और गेट के बीच। इसे कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं, स्प्रू रेशियो रनर रेशियो इन गेट, इस तरीके से भी लिखते हैं। अब व्हाट इज स्प्रू, व्हाट इज रनर एंड व्हाट इज इन गेट। देखिए, दिस इज स्प्रू, दिस इज रनर एंड दिस इज गेट। तो द एरिया ऑफ स्प्रू, रनर एंड गेट इज कॉल्ड गेटिंग रेशियो। तो ऐसा समझिएगा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर एस रेशियो, AR रेशियो, AG, दिस इज द एक्चुअल गेटिंग रेशियो ऑफ नॉन प्रेशराइज्ड। फार्मूला लिख रहे हैं अभी, दिस इज वेयर AS इज इक्वल टू, वेयर AS इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्प्रू, एरिया ऑफ स्प्रू, and AR is equal to area of runner, and what is AG, you get find AG is equal to area of gate. तो the ratio between area of screw and area of runner and area of gate is called gating ratio. अब इसमें हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन प्रेशराइज्ड के लिए है, कौन नॉन प्रेशराइज्ड के लिए है। तो जब प्रेशराइज्ड नॉन प्रेशराइज्ड के लिए देगा तो उस समय ध्यान दीजिएगा, ये कुछ ऐसा होगा 1:2:3, या ऐसा होगा 1:2:4, या ऐसा होगा 2:3:4, या ऐसा होगा 1:4. इट मीन्स यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, व्हाट इज 1, 1 इज, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्रू रिलेटेड एरिया ऑफ रनर रिलेटेड एरिया ऑफ गेट। जहाँ पर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे, ऐसा दे देगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, कहेगा कि 1 2 3 दिए गए गेटिंग रेशियो में ये प्रेशराइज्ड गेटिंग रेशियो है या नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग रेशियो है। तो वहाँ से आपको तुरंत सेलेक्ट करना होगा। जब स्टार्टिंग नंबर छोटा हो, देन बड़ा हो, देन और बड़ा हो, जब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिखाई देगा, ऐसा गेटिंग रेशियो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई दे, ये गेटिंग रेशियो हमेशा नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम के लिए उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। यहाँ से भी देखिए 2 1 2 4 ये भी इंक्रीज हो रहा है, 2 3 4 ये भी इंक्रीज हो रहा है, 1 3 4। तो इस तरीके का गेटिंग रेशियो आता है एग्जाम में। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, पहला तो ये तरीका पूछेगा कि दिए गए क्वेश्चन में कौन सा गेटिंग सिस्टम यूज किया गया है। तो हम लोग इसमें क्या बताएंगे, नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम का यूज किया गया है। सेकेंड आपका ये पूछा जाएगा, यदि ऐसे देगा, कहेगा 1 2 4 दिया गया गेटिंग रेशियो है, तो इसमें 2 हमारा क्या शो करेगा, 4 ऑप्शन दे देगा।
पहला ए ऑप्शन एरिया ऑफ गेट, एरिया ऑफ स्प्रू, एरिया ऑफ रनर एंड एरिया ऑफ राइजर। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको कैसे याद करना है, एरिया ऑफ स्प्रू एंड एरिया ऑफ रनर एंड एरिया ऑफ गेट। तो इस तरीके से आपको याद करना है। अब याद करने की ट्रिक भी आपको बता दे रहे हैं कैसे इसको याद किया जाता है, कि पहले स्प्रू आएगा, फिर रनर आएगा, फिर गेट आएगा। ट्रिक भी देख लीजिए और तरीका भी देख लीजिए। तो ट्रिक हमारा कैसा होता है याद करने के लिए, वो देखिए। लेकिन ट्रिक के लिए आपको इतना याद रखना होगा कि कौन कौन होता है, ये ज़रूर याद रखना होगा। स्प्रू, रनर और गेट होता है। अब ये चाहे मत, अब ये ना याद करिए कि पहले स्प्रू होगा, पहले रनर की, पहले गेट, लेकिन इतना तो याद करना होगा कि ये रेशियो स्प्रू, रनर और गेट के बीच में होता है। और अल्फ़ाबेट में एस की वैल्यू सबसे बड़ी होती है, देन आर की वैल्यू आती है और देन जी की वैल्यू आती है। तो इसमें देखिए, इसको हम पलट दें। पलट का मतलब जैसे हम लोग एरिया ऑफ स्प्रू ले रहे थे, एरिया ऑफ रनर और एरिया ऑफ गेट, तो पहले सबसे बड़े वाले अल्फ़ाबेट को रखेंगे, फिर उससे छोटे वाले, फिर उससे छोटे वाले को। या तो हम ऐसा याद कर सकते हैं। दूसरा केस, हम अपना पूरा गेटिंग डिज़ाइन याद कर लें, ये पूरा बेसिक फिगर याद कर लें। उसमें से मोल्टन मेटल पहले स्प्रू में जाएगा तो पहले वाले का एरिया, देन स्प्रू के बाद रनर में जाएगा तो रनर वाले का एरिया, देन उसके बाद गेट में जाएगा तो गेट वाले का एरिया। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। अब आइए हम अपने टॉपिक चोक एरिया पे बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ चोक एरिया। हमने यहाँ पे ये बात लिखी कि चोक एरिया इज कंसीडर द बॉटम एरिया ऑफ स्प्रू। मतलब ये स्प्रू है, स्प्रू का बॉटम एरिया ये होता है। तो जब नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम होगा तो उस समय इस एरिया को हम लोग कंसीडर करते हैं, और अगर प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम हो जाता है तो उस समय हम लोग इस एरिया को कंसीडर करते हैं। तो मतलब ये हम लोग गेट के एरिया को कंसीडर करेंगे फॉर प्रेशराइज्ड। तो ऐसा क्यों, पहले ये देख लेते हैं कि ये एरिया ऑफ चोक क्या होता है। तो आइए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं चोक एरिया के बारे में। चलिए, चलिए यहाँ पर हम लोग चोक एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, चोक एरिया, ये हमारा क्या होता है, द एरिया कंसीडर्ड मिनिमम इन विच मोल्टेन मेटल इज पास इन मोल्ड कैविटी। तो ऐसा देखिएगा, जैसे यहाँ से भी हमारा पास करके जा रहा है, यहाँ से भी पास करके जा रहा है। तो एक केस में हम लोग, जैसे हम लोग नॉन प्रेशराइज्ड लेंगे तो उस समय हम लोग मिनिमम एरिया स्प्रू का, ये बॉटम गेट स्प्रू को कंसीडर करेंगे, ये उससे ग्रेटर होगा। और अगर प्रेशराइज्ड सिस्टम ले लेंगे तो उस समय इसके एरिया को मिनिमम कंसीडर करेंगे, तभी तो मिनिमम एरिया होगा। तो मोल्टेन मेटल प्रेशर से जाएगा, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो ये हमारा होता है। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि इट इज कंसीडर द एरिया ऑफ, it is consider the area of the gating system, area of the gating system which is control the flow rate of molten metal, which is control the flow rate of
मोल्टेन मेटल, फ्लो रेट ऑफ मोल्टेन मेटल एंट्री पॉइंट या मोल्टेन मेटल लिक्विड एंट्री पॉइंट इज कॉल्ड चोक एरिया, इज कॉल्ड चोक एरिया। इस तरीके से हमारा होता है। अब इसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय सी ए, सी फॉर चोक, ए फॉर एरिया। इसके लिए हम लोग फार्मूला निकालते हैं। कैसे? देखिए, इफ ऐसा देखिए, इफ डेंसिटी इज द मोल्टेन मेटल, मतलब हम ये कह सकते हैं जो हमारा मोल्टेन मेटल इसमें आएगा, जो मोल्ड हमारा है, इसकी डेंसिटी हम कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ मोल्टेन मेटल, मोल्टेन मेटल। देन m इज इक्वल टू m। सपोज करिए कि इसका पूरा मास, ये जो मोल्ड कैविटी में मोल्टेन मेटल गया है, इसका पूरा मास हमारा क्या हो? m हो। तो हम कह सकते हैं मास ऑफ कास्टिंग, इस कास्टिंग का पूरा हमारा मास। उसके बाद यदि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट को हम लोग क्या कंसीडर कर रहे थे? h कंसीडर कर रहे थे। तो इस तरीके से या ht हम लोग कंसीडर कर दें, मतलब टोटल हाइट ऑफ मोल्टेन मेटल या टोटल हाइट ऑफ कास्टिंग। ht इज इक्वल टू हाइट ऑफ कास्टिंग, हाइट ऑफ कास्टिंग एंड यदि हम यहाँ पे TF लिख दें, TF, अच्छा देखिए, T फॉर क्या होता है? टाइम होता है, और F फॉर फिलिंग होता है। इसे पूरा भरने में कुल कितना टाइम लगेगा? तो ये हमारा हो जाएगा फिलिंग टाइम। एंड इफ CD इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ये Q रेट से आगे बढ़ेगा, डिस्चार्ज से आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से D इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? चोक एरिया निकालने के लिए हम लोग ऐसा देखें, इसमें जो मास ऑफ कास्टिंग जाएगी, मतलब अगर हम इसका टोटल मास m ले लें तो हम ऐसा कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, मास यहाँ से इसको पूरा कंसीडर करते हैं। यहाँ से ऐसा देखिएगा, हम लोग ऐसा कंसीडर करेंगे कि सपोज करिए इसका टोटल मास m हो। तो ऐसे देखिए, मास ऑफ कास्टिंग इज इक्वल टू, इसका टोटल मास कितना होगा? यहाँ पर जो हमारा फ्लो रेट जा रहा होगा, मतलब डिस्चार्ज फ्लो रेट को अगर हम टोटल जितने टाइम में ये फिल हो रहा है उस टोटल फिलिंग टाइम से मल्टीप्लाइड कर दें, तो ये इसके मास ऑफ कास्टिंग के बराबर आ जाएगा। भाई जितना इसका डिस्चार्ज होगा और जितने देर तक डिस्चार्ज होगा इसे भरने में, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इसके मास के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा डिस्चार्ज, या हम कह सकते हैं फ्लो रेट, डिस्चार्ज फ्लो रेट, डिस्चार्ज फ्लो रेट इनटू मल्टीप्लाई बाय फिलिंग टाइम, इनटू मल्टीप्लाई बाय
फिलिंग टाइम। अब उसके बाद देखिएगा जो डिस्चार्ज हमारा होगा Q होगा, डिस्चार्ज हमारा होगा ये होगा Q, ये होगा मास M, डिस्चार्ज Q इंटू फिलिंग टाइम हमारा कितना हो जाएगा, हमने फिलिंग टाइम आपका लिया था TF हमने लिया था। अब उसके बाद डिस्चार्ज हमारा कितना हो रहा है इसमें, Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी के होता है, तो ये हमारा होता है एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू फिलिंग टाइम TF, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू फिलिंग टाइम TF। या इसको हम लोग अगर ऐसा कर दें कि रो AB डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड डिस्चार्ज फ्लो रेट, ये भी हम लोग इसको कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं हम लोग डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड डिस्चार्ज फ्लो रेट, वेयर डेंसिटी इज कॉल्ड डिस्चार्ज डेंसिटी ऑफ मोल्टेन मेटल एंड एरिया। अब हम लोग जो लेंगे तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको, डेंसिटी इंटू एरिया हम लोग यहाँ पर चोक एरिया ले लेंगे इंटू वेलोसिटी ले लेंगे, ये हम लोग ले लेंगे डेंसिटी इंटू एरिया की जगह चाहे ये वाला मिनिमम एरिया चाहे ये वाला मिनिमम एरिया, तो डेंसिटी इंटू चोक एरिया इंटू वेलोसिटी, तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा। अब इसमें अगर हम लोग फिलिंग टाइम का मल्टीप्लाई कर दें TF, तो ये टोटल हमारा किसके बराबर हो जाएगा, मास के बराबर हो जाएगा, बाई डिस्चार्ज इंटू फिलिंग टाइम इज इक्वल टू मास ऑफ कास्टिंग। अब यहाँ से देखिए आया हमारा क्या, यहाँ पर भी हम लोग T का मल्टीप्लाई कर दें, ये आया हमारा M इज इक्वल टू, ऐसे देखिए M इज इक्वल टू आया रो इंटू चोक एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू फिलिंग टाइम TF। अब हमें चोक एरिया निकालना है, तो यहाँ से चोक एरिया CA इज इक्वल टू M अपॉन ये डेंसिटी इंटू फिलिंग टाइम इंटू, अच्छा V बराबर, देखिए V बराबर जब हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को कंसीडर करेंगे तो V इज इक्वल टू CD अंडर रूट 2GH होगा, और H हम किसके बराबर ले रहे हैं, T के बराबर ले रहे हैं, तो इस तरीके से ये फार्मूला हो जाएगा इंटू CD, V की जगह हम लोग इसकी वैल्यू रख दें अंडर रूट 2GHT। तो चाहे तो इस तरीके से इस फार्मूले को भी याद रख सकते हैं कि हमारा चोक एरिया क्या होगा, तो चोक एरिया इज मास ऑफ कास्टिंग अपॉन डेंसिटी ऑफ मोल्टेन मेटल इंटू टोटल फिलिंग टाइम इंटू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंटू अंडर रूट 2GHT, मतलब हाइट ऑफ कास्टिंग की। तो इस तरीके से हमारा ये आएगा चोक एरिया। अब इसमें जो मिनिमम चोक एरिया होगा, यदि इसे मिनिमम चोक एरिया कंसीडर करेंगे तो यहाँ वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ये प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम के लिए हो जाएगा, और अगर इसे मिनिमम चोक एरिया कंसीडर करेंगे तो ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम के लिए हो जाएगा। चलिए तो पहले आप ये पूरा नॉन प्रेशराइज्ड के लिए नोट करिए, फिर हम लोग तुरंत इसको रिमूव करके प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम के लिए नोट करते हैं कि हमारा गेटिंग एरिया या गेटिंग रेशियो क्या होगा। नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट यूज़ करेंगे अपना
नॉन प्रेशराइज की जगह प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। अच्छा, एक पॉइंट आपका आता है यील्ड ऑफ कास्टिंग, या उसे हम बोलेंगे कास्टिंग यील्ड। ये हमारा क्या होता है, यदि हम इसे CY से रिप्रेजेंट करें तो कास्टिंग यील्ड क्या होता है, इसके लिए समझ लीजिए, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग अपॉन वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग प्लस वॉल्यूम ऑफ गेट। कास्टिंग यील्ड इज द वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग अपॉन वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग प्लस वॉल्यूम ऑफ गेट के होता है। तो अगर ये नॉन प्रेशराइज्ड के लिए यूज किया जाए तो उस समय हमारा क्या होगा, नॉन प्रेशराइज्ड के लिए ये इसकी वैल्यू देखें, नॉन प्रेशराइज्ड के लिए आप ये देखिए कि इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, गेट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो उस समय हमारा क्या होगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। टोटल वैल्यू घट जाएगी तो कास्टिंग यील्ड हमारा नॉन प्रेशराइज के लिए कैसा आएगा, लेस आएगा। तो ये पॉइंट भी आप नोट करके रखिएगा, फॉर नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम कास्टिंग यील्ड इज लो। कास्टिंग यील्ड इज लो। तो इस तरीके से इस पॉइंट को भी नोट करिए। और जब ये प्रेशराइज के लिए होगा तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर वेलोसिटी लो होगी तो टर्बुलेंसी बनेगी क्या, नहीं बनेगी। टर्बुलेंसी नहीं बनेगी तो यहाँ स्प्लैशिंग आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये पॉइंट भी हम लोग इस पर नोट कर सकते हैं फॉर नॉन प्रेशराइज्ड के लिए कि ड्यू टू लो वेलोसिटी ड्यू टू लो वेलोसिटी टर्बुलेंसी इज लेस, या टर्बुलेंसी इज मतलब डिक्रीज कह सकते हैं। टर्बुलेंसी इज लो, सो स्प्लैशिंग ऑफ कोर, ये जो हमारी बनेगी स्प्लैशिंग यानी कि यहाँ पर घिस टूट फूट नहीं होगा। स्प्लैशिंग इज निग्लेक्टेड। तो इस तरीके से होगा। और ये मैंने बताया था इसका उपयोग नॉन फेरस मटेरियल के लिए करते हैं। अब अगर इसकी वेलोसिटी कम होगी, इसके अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, तो क्या बाहर की एयर इसके अंदर आएगी। तो आपको मैंने अच्छे से बताया था कि जब अंदर का प्रेशर कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो एयर विल बी कम इनटू द स्प्रू, और स्प्रू से होती हुई एयर हमारी कास्टिंग में आ जाएगी। तो उस समय हम उसे बोलेंगे, ऐसी कमी को बोलेंगे एयर एस्पायरेशन स्टार्ट। तो ये चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराई थी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, इसे भी नोट करिए। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। इसमें एयर एस्पायरेशन होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब इसकी वेलोसिटी लो होगी तो इसके अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, लो होगा, देन एयर एस्पायरेशन विल कम। फॉर प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम, प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होगा, प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम के लिए सबसे पहले वेलोसिटी की बात कर ले तो वेलोसिटी हमारी क्या होगी, हाई होगी। वेलोसिटी इज हाई एट द एंट्री पॉइंट ऑफ गेट। एट द
एंट्री पॉइंट ऑफ गेट। अब वेलोसिटी हाई होगी तो यहाँ पर टर्बुलेंसी भी बनेगी। टर्बुलेंसी आर पॉसिबल, मोर टर्बुलेंसी, टर्बुलेंस मतलब विक्षुब्ध प्रवाह होता है, मेटल कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता है। लैमिनार का मतलब मेटल कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स का है, ये टाइप्स ऑफ फ्लो का है। चलिए, तो इस तरीके से होता है, मोर टर्बुलेंसी आर पॉसिबल। अब जब टर्बुलेंसी बनेगी तो यहाँ पर स्प्लैशिंग भी जनरेट होगा, स्प्लैशिंग ऑफ कोर आर पॉसिबल, स्प्लैशिंग ऑफ कोर स्प्लैशिंग ऑफ कोर आर पॉसिबल। अब जब स्प्लैशिंग ऑफ कोर होगा तो यहाँ पर एयर इंस्पायरेशन नहीं होगा। इट मीन्स नो एयर इंस्पायरेशन, मतलब एयर इसके अंदर नहीं आएगी। इट मीन्स नो एयर इंस्पायरेशन, इट मीन्स नो एयर एस्पायरेशन इफेक्ट, ये हमारा हो जाएगा। अब उसके बाद अच्छा, यहाँ पर जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मोल्टन मेटल की डेंसिटी कह सकते हैं, विस्कोसिटी कह सकते हैं, लो होगी। लो विस्कस एंड डेंस मटेरियल आर यूज्ड। मटेरियल आर यूज। और कैसे मटेरियल के लिए इसका उपयोग करते हैं, जैसे नॉन प्रेशराइज्ड के लिए नॉन फेरस मेटल का उपयोग करते थे, तो नॉन के साथ नॉन लगा रहेगा, तो प्रेशराइज्ड मटेरियल के लिए फेरस मेटल का उपयोग करेंगे। तो ऐसे देखिए, इट इज यूज्ड फॉर फेरस मटेरियल, इसका उपयोग फेरस मटेरियल के लिए करते हैं। अब देखिए आगे, फेरस मटेरियल के लिए, अच्छा इसमें अगर हम बात करेंगे तो चोक एरिया हम किसका कंसीडर करेंगे, बॉटम एंड ऑफ रनर, नहीं सॉरी, बॉटम एंड ऑफ स्प्रू या फिर गेट एरिया, तो हम लोग गेट एरिया को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, चोक एरिया is considered as the area of gate, मतलब हम कह सकते हैं CA is considered AG, चोक एरिया इज कंसीडर एरिया ऑफ गेट, ये कह सकते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, जब अभी हमने आपको बताया कि जैसे एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक रेशियो हमारा होता है कास्टिंग यील्ड, तो कास्टिंग यील्ड हमारा नॉन प्रेशराइज्ड के लिए लेस होता था, तो अब प्रेशराइज्ड के लिए जब इसको यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू कम लेंगे तो हमारा कास्टिंग यील्ड क्या होगा, हाई होगा। कास्टिंग यील्ड इज मोर, और कास्टिंग यील्ड हमारी क्या होगी, y इज इक्वल टू चाहे वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग अपॉन वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग प्लस वॉल्यूम ऑफ गेट। अब इसकी वैल्यू अगर हमारी लेस होगी तो टोटल वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो इस तरीके से हमारा हो गया। चलिए, अब इस तरीके से इसे हम लोगों ने डिस्कस किया। इसका रेशियो जो होता है वो देख लीजिए कैसा होता है। रेशियो हम लोग कैसा कंसीडर करते हैं, बस वही स्प्रू रेशियो, रनर
रेशियो गेट, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा, केवल डेटा का चेंजिंग आएगा। ये भी आपका एरिया ऑफ स्प्रू होगा, एरिया ऑफ रनर होगा और एरिया ऑफ गेट। अब वहाँ पे हम लोग नॉन प्रेशराइज के लिए 1 2 3 करते थे, मतलब बढ़ते क्रम में करते थे, और यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा 3 2 1 4 3 1 4 3 2, इस तरीके से। ऐसा लास्ट वाला पॉइंट आपका छोटा होगा, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। लेकिन अगर आपका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा दे दे कि 1 2 1, अब इसमें बताइए कि कौन सा गेटिंग सिस्टम यूज किया गया है। यहाँ से ये तो हमें दिखाई दे रहा है एरिया ऑफ स्प्रू, एरिया ऑफ रनर और एरिया ऑफ गेट, लेकिन अब इसमें आपसे ये पूछ ले कि बताइए कौन सा गेटिंग सिस्टम यूज किया गया है। देखिए पहले छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, हमने तो आपको बताया नॉन प्रेशराइज के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा और प्रेशराइज के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, लेकिन ये तो जस्ट फेल कर गया हमारा। तो उस समय नोट पॉइंट देखिएगा, जब ऐसा हमारा सिस्टम होता है तो हम लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं, मतलब ऑलवेज इसे प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम की तरह कंसीडर करेंगे। दिस इज ऑलवेज कंसीडर एज प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम, तो इस तरीके से इसे हम लोग कंसीडर करेंगे। बिल्कुल याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 3:2:3। अब इसमें भी आप कंफ्यूज होंगे, तो ये भी देखिएगा, यहाँ पे पहले क्या हुआ है, बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा, तो ऐसे में भी आपको यहाँ पर इसे हम लोग प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम की तरह यूज करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग गेटिंग सिस्टम से कंप्लीट स्टडी कर लिए हैं कि कौन सा प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम होगा, कौन सा अब हम लोगों ने गेट की डिज़ाइन भी कर ली है, टॉप गेट, बॉटम गेट, साइड गेट, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। अब इसके बाद हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि ये हमारा रनर जो होता है, इस रनर का शेप कैसा होना चाहिए। तो रनर का शेप देखिए कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि ये रनर हमारा मैक्सिमम सरफेस एरिया को कवर करे, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम को इसके अंदर इनलेट कराया जा सके। तो मैक्सिमम वॉल्यूम किस पे, सिलेंड्रिकल सेल में ही इनलेट कराया जा सकता है। अगर इसे रेक्टेंगुलर बनाएंगे तो यहाँ मिनिमम वॉल्यूम कंसीडर होगा। अगर इसे हम लोग सिलेंड्रिकल बनाएंगे तो इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा और वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से जब हम लोग रनर की डिज़ाइन करेंगे तो रनर इज डिजाइंड फॉर मैक्सिमम एरिया एंड वॉल्यूम, दिस शेप इज ऑलवेज डिजाइंड एज सिलेंड्रिकल शेप। तो यहाँ पर हम लोग रनर की डिज़ाइन भी देख लेते हैं, डिज़ाइन ऑफ रनर। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग रनर की डिज़ाइन कर लेते हैं कि रनर हम लोग कैसा डिज़ाइन करेंगे जिससे मैक्सिमम सरफेस एरिया मिल सके और मिनिमम हीट ट्रांसफ़र या हीट लॉस मिले।
चलिए स्टार्ट करते हैं। डिजाइन ऑफ रनर। देखिए रनर हम ऐसा डिजाइन करेंगे कि इस पे अगर मैक्सिमम सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा वॉल्यूम को ले जाएगा, लेकिन मैक्सिमम सरफेस एरिया होगा तो मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र रेट भी होगा। हीट ट्रांसफ़र रेट होगा तो मोल्टेन मेटल यहाँ जाते जाते थोड़ा थोड़ा सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। तो हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि मोस्ट इकोनॉमिकल अगर रनर डिज़ाइन करना हो तो इसका सरफेस एरिया भी मिनिमम हो और हीट मतलब मिनिमम का मतलब मोस्ट इकोनॉमिक हो और जो हीट ट्रांसफ़र रेट हो वो भी मिनिमम हो। लेकिन अगर ज़्यादा वॉल्यूम को ले जाना हो तो उस समय मतलब फॉर मिनिमाइज द टर्बुलेंसी, देखिए यहाँ पर अगर टर्बुलेंसी जनरेट होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो उस समय हम क्या करेंगे, इसे टर्बुलेंसी को मिनिमाइज करने के लिए डिज़ाइन करेंगे। तो दो तरीका होगा। अगर ये टर्बुलेंसी को मिनिमाइज करना हो तो उसका शेप हम लोग लगभग ट्रैपेजॉइडल रख देते हैं, समलंबाकार, है ना। तो नेक्स्ट देखिए पॉइंट देखिए, टू मिनिमाइज द टर्बुलेंसी ऑफ मोल्टेन मेटल, टर्बुलेंसी ऑफ मोल्टेन मेटल, हम लोग क्या करेंगे, द शेप ऑफ रनर इज डिजाइंड एज ए ट्रैपेजॉइडल। द शेप ऑफ रनर, शेप ऑफ रनर इज डिजाइन एज ए ट्रैपेजॉइडल, एज ए ट्रैपेजॉइडल। मतलब इसको हम लोग समलंबाकार तरीके का डिजाइन करते हैं जिससे हमारा मोर सरफेस एरिया भी मिल जाता है। टू अचीव मोर सरफेस एरिया, एक तो हमारा इसलिए हम क्या करते हैं, अपने रनर को डिजाइन करते हैं। और अगर हीट लॉस को कम करना हो, हीट ट्रांसफ़र जो बाहर होगी भाई, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो हीट ट्रांसफ़र रेट बढ़ेगा। अब उस हीट ट्रांसफ़र रेट को बढ़ेगा तो मोल्टेन मेटल यहाँ जाते आते सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। तो हमें उसे भी मेंटेन करना है कि मिनिमम हीट ट्रांसफ़र हो। तो जब मिनिमम हीट ट्रांसफ़र के लिए हम इसे डिज़ाइन करेंगे तो इसके शेप को हम लोग सिलेंड्रिकल कर देते हैं। फॉर डिजाइन ऑफ मिनिमम सरफेस एरिया ऑफ, मतलब ऐसे, फॉर मिनिमम हीट लॉस, मिनिमम हीट लॉस या हीट ट्रांसफ़र, मिनिमम हीट लॉस और मिनिमम हीट ट्रांसफ़र द शेप ऑफ runner is designed as a cylindrical. The shape of runner is designed as cylindrical. तो इस तरीके से हम लोग रनर के शेप को सिलेंड्रिकली डिजाइन कर लेंगे जब हमारा मिनिमम सरफेस एरिया को रिड्यूस करना होगा। तो चलिए देखिए इस तरीके से हम लोग देखें यहाँ पर अपना जब रनर का डिज़ाइन करते हैं तो रनर के डिज़ाइन के लिए हम लोगों ने दो शेप लिया। एक हम लोगों ने ट्रैपेजॉइडल शेप लिया, इसे भी आपको याद रखना होगा, और दूसरा हम लोगों ने सिलेंड्रिकल शेप लिया, तो इसे भी याद करना होगा। ट्रैपेजॉइडल शेप हम कब लेंगे, जब टर्बुलेंसी को मिनिमाइज करना होगा। रनर में अगर टर्बुलेंसी मिनिमाइज करना होगा तो ट्रैपेजॉइडल शेप लेंगे, और रनर में अगर हीट ट्रांसफ़र रेट को मिनिमाइज करना होगा तो हम सिलेंड्रिकल लेंगे। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम शुरू करते हैं। जैसे मेटल हमारा इसमें जा रहा होगा, अभी हमारा राइजर डिज़ाइन भी बचा हुआ है और थोड़ा सा एक फ्लूइडिटी टेस्ट भी हम लोग देखेंगे कि मेटल हमारा
फ्लूइडिटी टेस्ट में कैसे पास होता है। तो चलिए इसे पूरा राइट डाउन करिए। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम के लिए। कोई भी पॉइंट इसमें से आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, और ये तो आता ही आता है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से क्वेश्चन आपका पुटअप करता ही करता है। लगभग एग्जाम में इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से इसे नोट डाउन करिए। फिर हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं, डिजाइन ऑफ राइजर और सॉलिडिफिकेशन टाइम और फ्लूइडिटी टेस्ट। चलिए इसे मिटाया जाए, रिमूव किया जाए, देन आफ्टर हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी हमारा इस राइजर का डिज़ाइन बचा हुआ है। इसके अंदर जो मेटल जाएगा वो कितनी देर में सॉलिडिफाई होगा, यानी सॉलिडिफिकेशन टाइम, और उसके बाद जब ये मेटल जा रहा होगा तो उसकी फ्लूइडिटी टेस्ट कैसे करते हैं वो भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फ्लूइडिटी टेस्ट और सॉलिडिफिकेशन टाइम, देन डिजाइन ऑफ राइजर। तो ऐसे देखिए सॉलिडिफिकेशन टाइम क्या होता है। जो मोल्टेन मेटल हमारा मोल्ड कैविटी में इंटर करेगा, तो इंटर करने के बाद जब ये पूरा फिल कर जाएगा, फिल करने के बाद जितना टाइम ये लेगा सॉलिडिफाई होने में, उसी को हम लोग टाइम ऑफ सॉलिडिफाई बोलते हैं। व्हेन मोल्ड कैविटी आर कंप्लीटली फिल्ड, देन आफ्टर द टाइम टेकन सॉलिडिफाई ऑफ मोल्टेन मेटल इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन टाइम। तो टाइम टेकन देखें, व्हेन मोल्ड कैविटी आर completely filled, then the time required for solidification of molten metal is called solidification time. सॉलिडिफिकेशन टाइम, यदि इसे हम T से डिनोट करें, तो हमारा सॉलिडिफिकेशन टाइम T इज इक्वल टू, देखें T प्रोपोर्शनल V अपॉन A का स्क्वायर होता है। ये याद रखिएगा, T प्रोपोर्शनल V अपॉन A का स्क्वायर होता है। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं
तो T बराबर के वी अपॉन ए का स्क्वायर होता है, वेयर के इज़ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। हीट ट्रांसफ़र रेट की जो थर्मल कंडक्टिविटी ऊष्मा चालकता होती है। T इज़ द कांस्टेंट विच इज डिपेंड अपॉन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मोल्टेन मेटल। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं वेयर पहले ये T हमारा क्या हो जाएगा, T हमारा हो जाएगा टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन देन V अपॉन ए। तो V इज इक्वल टू, ये देखिए ये जो हमारी कास्टिंग है इस टोटल कास्टिंग का हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग एंड A इज इक्वल टू एरिया ऑफ कास्टिंग। कौन सा एरिया, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ कास्टिंग एंड K इज इक्वल टू कांस्टेंट विच इज डिपेंड अपॉन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल या हीट ट्रांसफर रेट, कुछ भी कह सकते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। तो इस तरीके से ये हमारा टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन T इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया का होल स्क्वायर इनटू थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल के होता है। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन। इसे नोट करिए, देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर डिस्कस करते हैं। ये जो हमारा होता है इसका वॉल्यूम हमारा होता है कास्टिंग का वॉल्यूम। अगर इसके सरफेस एरिया को हम लोग कैसे निकालेंगे, मान लीजिए जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले सरफेस एरिया, सपोज करिए 0.1 अगर हमारा क्यूब दिया हो तो क्यूब हमारा कुछ इस तरीके से होता है। अब इसका वॉल्यूम तो हमें पता ही है L इंटू बी इंटू एच, और इसका सरफेस एरिया कैसे हम निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सरफेस फेसेस कितनी है, जब अगर ये क्यूब होगा तो ये सारे डिस्टेंस इक्वल टू होंगे, लेंथ विड्थ हाइट हमारा सब इक्वल होगा। तो उस समय हम इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो सरफेस एरिया, अब रेक्टेंगल का सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाता है L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, सॉरी एरिया इज इक्वल टू होता है L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। मतलब यदि हम इसे L मान लें, इसे हम लोग H मान लें, इसे हम लोग B मान लें, लेकिन एक फेस ये होगी, एक फेस ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी। ये हमारा कुल कितने फेसेस होंगी, 6 फेसेस होंगी। अब इन 6 फेसेस का अगर हमें एरिया निकालना है तो सरफेस एरिया देखिए L इंटू बी हमने इस फेस का निकाल लिया। अब इसके जस्ट अपोजिट भी इसी के बराबर है तो 2 का मल्टीप्लाइड हो जाएगा, प्लस B इंटू एच, B इंटू एच मतलब B ये हो गया, H ये हो गया, ये 3 वाली फेस इसके सिमिलर में यहाँ पे है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो उसके बाद प्लस H इंटू एल, H मतलब ये हाइट इंटू एल। तो इस तरीके से इसका हम लोग निकालेंगे H इंटू एल मतलब अपर वाली 5 वाले का, तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो 2 हम लोग क्या करेंगे बाहर से कॉमन ले लेंगे, तो इस तरीके से 2LB इंटू BH इंटू HL आता है।
कुछ स्पेशल टाइप के शेप के लिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपका ऐसे पूछा जा सकता है, सरफेस एरिया ऑफ सिमिलर शेप ऑफ क्यूब, सिमिलर शेप ऑफ क्यूब, सिमिलर शेप ऑफ क्यूब। सिमिलर शेप का मतलब उसकी लेंथ भी हमारी, विड्थ भी हमारी और डेप्थ भी हमारी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं व्हेन लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ आर इक्वल, तो उस समय इसका हम लोग V बाई ए, रेशियो ऑफ V बाई ए कैसे निकालेंगे। अच्छा, इसका टोटल वॉल्यूम हमारा किसके बराबर होगा। यदि हम मान लेते हैं वॉल्यूम हमारा किसके बराबर होता है, सपोज करिए कि इसकी लंबाई हम लोग मान लें A है, मतलब इसकी चौड़ाई भी A है, ये A, सभी की सबकी लंबाई चौड़ाई या x मान ले या A मान ले या B मान ले, तो सभी की डिस्टेंस हमारी क्या होगी, सेम होगी। तो इसका वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, A इंटू A अपॉन, जब सरफेस एरिया हम लोग निकालेंगे तो देखिए इस वाले फेस का पहले सरफेस एरिया निकालेंगे, तो इसका एरिया क्या होगा, A इंटू A इंटू इसके जस्ट पीछे सिमिलर यही चीज़ है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस इस तरीके से, मतलब ये देखिए पूरा सिमिलर है। कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 फेस हैं और तो ये हमारा 6 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं ऐसे V अपॉन A इज इक्वल टू A क्यूब अपॉन 6A स्क्वायर, A स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा V अपॉन A इज इक्वल टू A अपॉन 6। तो इस तरीके से जब कोई क्यूब हमारा होगा जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट हमारी सिमिलर होगी, तो उस समय वॉल्यूम अपान एरिया A/6 होगा। तो इसके लिए टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन जब हम लोग निकालेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा T इज इक्वल टू KA/6 का स्क्वायर कर देंगे, वेयर A एरिया ऑफ कास्टिंग हमें पता होगा या नहीं पता होगा, तो अगर शेप दिया रहेगा तो शेप के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा निकाल लेंगे। अब कोई भी शेप हो, सपोज करिए इस तरह से हमारा ये दे दे, जब इसकी लंबाई चौड़ाई और मतलब ये क्यूब की जगह क्यूबॉइड हो जाए, क्यूबॉइड का मतलब लंबाई अलग हो, चौड़ाई अलग हो, ऊंचाई अलग हो, तो हम लोग ऐसा निकाल लेंगे V बाई A इज इक्वल टू, अच्छा इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो L इंटू B इंटू H हो जाएगा, अपॉन जब इस फेस का एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा L इंटू B। अच्छा 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 2 इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी, जो सिमिलर ये है वही ये है, या ऐसे देख लीजिए, एक लाइन में ना क्लियर करिए, ऐसे हो जाएगा 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, ये हो जाएगा। तो जब फाइनल निकालेंगे तो V अपॉन A इज इक्वल टू LBH अपॉन 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारा हो जाएगा फॉर क्यूबॉइड, जब लेंथ, विड्थ और हाइट हमारी डिफरेंस होगी, और जब सेम होगी लेंथ और विड्थ और हाइट हमारी सेम होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, A/6 हो जाएगा। ऐसे अलग अलग क्रॉस सेक्शन के लिए आपसे पूछा जा सकता है, स्फेयर के लिए पूछा जा सकता है, स्फेयर के लिए, सिलेंडर के लिए, ट्रैपेजॉइडल के लिए, किसी के लिए भी पूछा जाएगा, तो हर किसी के लिए हम लोग निकाल लेंगे। जैसे हम लोग निकालते हैं फॉर स्फेयर, स्फेयर मतलब इस तरीके से गोला हमारा होगा। अब गोले का वॉल्यूम हमारा क्या होगा, 4/4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हमारा हो जाएगा V अपॉन A इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन
देखिए वॉल्यूम इसका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यूब से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, r/3 के बराबर आएगा। तो V/A इज इक्वल टू r/3। अब r को अगर हम डायमीटर के फॉर्म में लिखें तो r बराबर किसके होता है, d/2 के होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं d/6। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी। जब हम लोग स्फेरिकल का निकालेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा, d/6 या r/3। अब सिलेंडर के लिए भी दे दे, जैसे मान लीजिए ऐसे सिलेंडर के लिए दे दे, तो इसके लिए हम लोग पूरा सरफेस एरिया वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया किसी शेप के लिए दे दे तो उसके लिए हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो ये तो हमारा टॉपिक था सॉलिडिफिकेशन टाइम। कितना टाइम लगेगा जब इसका शेप अलग अलग टाइप का हो, रेक्टेंगल हो, क्यूबॉइड हो तो ये लगेगा V/A, क्यूब हो तो ये लगेगा। तो ये हमारा हो गया। दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं, इस पे हम लोग फ्लूइडिटी टेस्ट थोड़ा सा कर लेते हैं कि मोल्टन मेटल कैसे पता चलेगा कि वो उसका फ्लूइडिटी पर्याप्त है कि नहीं। पता चला कि यहाँ से हमने भरा और लिक्विड आते आते यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही श्रिंक कर गया, मतलब सॉलिडिफाई हो गया, वो यहाँ तक जा ही नहीं पाया। या हो सकता है यहाँ से आते आते इस कास्टिंग में यहाँ तक भरा, उसके बाद वो सॉलिडिफाई हो गया, तो पूरी कास्टिंग को फिल भी नहीं कर पाया, सॉलिडिफाई हो गया। तो उसे भी हम लोग टेस्ट करते हैं, उसे हम लोग फ्लूइडिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं, उसे भी पता होना चाहिए। तो चलिए इसे रिमूव करके नेक्स्ट टॉपिक फ्लूइडिटी टेस्ट देखते हैं। चलिए देखें, ये जो हम लोग फ्लूइडिटी टेस्ट करते हैं एक स्पाइरल ट्यूब में करते हैं और उसे बोलते हैं स्पाइरल फ्लूइडिटी टेस्ट। और वो हम लोग कैसा करते हैं, एक ट्यूब हमारे पास इस तरीके के शेप की होती है, ऐसे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मोल्टन मेटल भरेंगे। देखिए यहाँ मोल्टन मेटल भरेंगे और वो मोल्टन मेटल जितना दूर तक आएगा, इसकी कुछ लेंथ डिसाइड होती है। इस तरीके से अगर ये पूरा फिल करके बाहर निकलने लगे, इस ट्यूब से बाहर निकलने लगे, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस मोल्टन मेटल की फ्लूइडिटी ज़्यादा है, फ्लूइडिटी ज़्यादा है। और अगर यहाँ से यहाँ तक ये बाहर ना ही निकले, बीच में ही सॉलिडिफाई हो गया, अब यहाँ अगर सॉलिडिफाई हो जाएगा तो आप कितना भी मोल्टन मेटल डालिए, ये आगे ऐसे रुकता हुआ चला जाएगा। तो इस तरीके से इस टेस्ट को हम लोग स्पाइरल फ्लूइडिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। अब फ्लूइडिटी क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ फ्लो, एबिलिटी ऑफ फ्लो ऑफ मोल्टन मेटल विच इज पोर्ड फ्रॉम मोल्ड कैविटी, मतलब ये पोरिन बेसिन टू मोल्ड कैविटी। तो इस तरीके से इट इज़ द एबिलिटी ऑफ molten metal, it is the ability of the flow of molten metal, ability of the flow of molten metal which is easily flow
फ्रॉम, ये कहाँ से फ्लो करेगा हमारा, फ्रॉम पोरिन बेसिन टू मोल्ड कैविटी, फ्रॉम पोरिन बेसिन टू मोल्ड कैविटी। अब यही टेस्ट हमारा कहलाता है फ्लूइडिटी स्पाइरल टेस्ट। इसका कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं। ऐसे देखिएगा, कुछ हम लोग कंपैरिजन देख लेते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पर हम लोग एस्पेक्ट ले लें, एस्पेक्ट ले लें और उसके बाद जब उस एस्पेक्ट पर हम लोग उसे इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो हमारा मेटल पर, उसके फ्लूइडिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेटल की फ्लूइडिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सपोज करिए कि हम ले लें टेम्परेचर, मान लीजिए 0.1 हम लोग टेम्परेचर, अच्छा अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कोई भी मोल्टन मेटल गर्म होकर वो क्या होगा, विस्कस होने लगेगा, मतलब वो फ्लो, उसकी फ्लोएबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि वो आसानी से फ्लो होने लगेगा, और ठंडा हो जाएगा तो वो सॉलिडिफाई होने लगेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी मोल्टन मेटल की फ्लूइडिटी हमारी क्या होती है, इंक्रीज करती है, और अगर टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे तो फ्लूइडिटी हमारी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। दूसरी बात, टेम्परेचर के बाद विस्कोसिटी की बात कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट, विस्कोसिटी। अगर विस्कोसिटी हम बढ़ा दें, मान लीजिए विस्कोसिटी क्या है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इट इज़ एबिलिटी टू फ्लो द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। जब लिक्विड फ्लो करता है तो दो तरीके से, एक तो टर्बुलेंस फ्लो करता है और दूसरा लैमिनार फ्लो करता है। जब लैमिनार फ्लो करता है तो लिक्विड को ऐसा माना जाता है कि वो लेयर बाय लेयर फ्लो करता है, जिसकी सबसे लोअर लेयर की वेलोसिटी कम होती है, अपर लेयर की और ज़्यादा, अपर लेयर की और ज़्यादा। तो मतलब एक लेयर दूसरे लेयर की वेलोसिटी का रजिस्ट करती है, वेलोसिटी को विरोध करती है। तो वो क्यों विरोध करती है, क्योंकि दोनों लेयरों के बीच में एक रजिस्टेंस फोर्स लगता है, जिसे हम लोग विस्कस फोर्स के नाम से जानते हैं, और उसी विस्कस फोर्स के कारण उसकी फ्लो एबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज करती है। तो लिक्विड की उस प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहते हैं। अगर गाढ़ा लिक्विड होगा तो हम बोलेंगे कि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, और अगर पतला लिक्विड होगा तो हम कहेंगे वो लो विस्कस है। जैसे शहद, हनी की विस्कोसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगी। अब हनी को आप फर्श पे गिराइए और वाटर को गिराइए तो वाटर दूर तक फैल कर जाएगा, मतलब वाटर की फ्लोएबिलिटी ज़्यादा होगी तभी तो दूर तक जाएगा, और हनी आपका थोड़ी देर में जाकर रुक जाएगा। तो इसका मतलब अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो फ्लूइडिटी उसकी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। यदि विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी तो फ्लूइडिटी हमारी डिक्रीज करेगी। और विस्कोसिटी अगर डिक्रीज करेगी तो हमारी फ्लूइडिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। डेंसिटी की बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट, डेंसिटी। अगर डेंसिटी हम बढ़ाएंगे तो लिक्विड क्या होगा, गाढ़ा होगा, और डेंसिटी कम होगी तो लिक्विड हल्का होगा, और गाढ़े लिक्विड की फ्लोएबिलिटी कम होगी, हल्के लिक्विड की ज़्यादा होगी। तो डेंसिटी बढ़ाने पर ये हमारी फ्लोएबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और अगर डेंसिटी को हम कम कर दें तो फ्लोएबिलिटी हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ऐसे सारे एस्पेक्ट हम लोग क्या करेंगे, फ्लोएबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद अगर हम लोग उसमें कुछ इंक्लूजन, यानी कि सपोज करिए कि इसमें हम लोग मोल्टन मेटल में कुछ अशुद्धियाँ मिला दें, इंक्लूजन मिला दें, तो उस समय फ्लोएबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी। तो जब हम लोग इंक्लूजन मिलाएंगे तो उसका वो लिक्विड क्या होगा, गाढ़ापन बढ़ेगा।
गाढ़ापन बढ़ेगा मतलब उसकी फ्लूइडिटी घट जाएगी। तो जब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब अशुद्धियाँ। इंक्लूजन अगर हम मिला देंगे मतलब बढ़ा देंगे तो उस समय हमारी क्या हो जाएगी, फ्लूइडिटी घट जाएगी, फ्लूइडिटी हमारी घट जाएगी। और इंक्लूजन अगर हम कम कर दें, बिल्कुल प्योर मोल्टेन मेटल हो जाए तो हमारी फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ये हमारा हो गया। अब उसके बाद देखिए, ये तो हमारा इंक्लूजन की बात हो गई। नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5। सपोज करिए कि ये हमारा आकर इस मोल्टेन मेटल, ये मान लीजिए मोल्ड हमारा बना सैंड का। अब सैंड में ये आकर बैठेगा, सैंड में बैठेगा तो उस सैंड की थर्मल कंडक्टिविटी अगर ज़्यादा होगी, हीट ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा होगा तो वो आसानी से सॉलिडिफाई हो जाएगा। दूसरी बात, अगर इसमें H2O की मात्रा ज़्यादा होगी, मतलब सैंड में पानी की मात्रा यानी कि मॉइस्चर कंटेंट की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, ये मोल्टेन मेटल तेज़ी से वाटर कंटेंट की ओर बढ़ेगा और सॉलिडिफाई होगा, मतलब उसकी फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो अगर हम इन सब सैंड में, ये सभी सैंड से ही बने होंगे, तो जब ये सब सैंड के बने होंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से मोल्टेन मेटल गुजरेगा, ये कुछ वाटर कंटेंट ये ले लेगा, कुछ ये ले लेगा, कुछ ये ले लेगा। तो इस तरीके से ये सब क्या होंगे, हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और इसकी फ्लूइडिटी को घटा देंगे। तो हम ऐसा कर दें, परसेंटेज ऑफ H2O इंक्रीज इन सैंड। जब सैंड में हम परसेंटेज ऑफ H2O इंक्रीज करेंगे तो देन हमारा क्या होगा, देन हमारा जो फ्लूइडिटी है वो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज फ्लूइडिटी। अब परसेंटेज ऑफ वाटर के बाद अगर हम बात करेंगे सरफेस फिनिश, देखिए अगर यहाँ पे सरफेस फिनिश बहुत ज़्यादा होगी तो वो मोल्टेन मेटल आएगा और तेज़ी से फ्लो होकर आगे बढ़ेगा, और सरफेस फिनिश इसकी कम होगी तो इसकी फ्लोएबिलिटी कम होगी, ये रेजिस्टेंस मिलेगा उसे। तो हम कहेंगे इफ़ सरफेस फिनिश आर हाई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हाई सरफेस फिनिश सरफेस फिनिश हाई होगी तो फ्लूइडिटी हमारी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। भाई इंक्रीज इसलिए करेगी क्योंकि यहाँ पर उसको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, तो वो क्या होगी, तेज़ी से फ्लो होकर आगे बढ़ेगी। तो इस तरीके से ये हमारा होता है सरफेस फिनिश पर। उसके बाद यदि हम बात करें डिग्री ऑफ सुपर हीट और हीट ट्रांसफ़र रेट, अगर हीट ट्रांसफ़र रेट इसका ज़्यादा होगा तो ये हीट तेज़ी से ट्रांसफ़र करेगा और यही सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि इस पूरे मोल्ड कैविटी का हीट ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा होगा तो मोल्टेन मेटल तेज़ी से हीट ट्रांसफ़र कर देगा और वहाँ पर वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें इंक्रीज हीट ट्रांसफ़र रेट, हीट ट्रांसफ़र रेट, यदि हम हीट ट्रांसफ़र रेट को इंक्रीज करेंगे तो हमारी फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। और अगर हम इसके डिग्री ऑफ सुपर हीट की बात करें, मोल्टेन मेटल की डिग्री ऑफ सुपर हीट ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर सकेगा, तो उसकी फ्लूइडिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो ये भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट 8, डिग्री ऑफ सुपर हीट, डिग्री ऑफ सुपर हीट इंक्रीज, तो देन हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज फ्लूइडिटी। तो इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था हमारा फ्लूइडिटी टेस्ट के बारे में। और इससे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि यदि हम मोल्टेन मेटल में कुछ इम्प्योरिटीज़ मिला दें तो उसकी फ्लूइडिटी कांस्टेंट रहेगी, बढ़ेगी, घटेगी,
या कोई इफेक्ट मतलब नन ऑफ दिस, तो इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन आपका इसमें बन सकता है। चलिए अब हम अपना इससे लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस राइजर की डिज़ाइन के बारे में। इसे राइट डाउन करिए, फिर हम लोग अपने राइजर की डिज़ाइन के बारे में डिस्कशन करते हैं। डिज़ाइन ऑफ राइजर, राइट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिज़ाइन ऑफ राइजर करते हैं। चलिए इसे रिमूव करते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन ऑफ राइजर, राइजर को हम लोग डिज़ाइन कैसे करते हैं वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए, जब हम राइजर की डिज़ाइन करेंगे, देखिए डिज़ाइन ऑफ राइजर, जब अच्छा राइजर होता क्या है ये तो आपको पहले ही हमने कई बार बता दिया है कि ये सॉलिडिफिकेशन के समय मोल्टन मेटल को फीड देता है ताकि वो श्रिंकेज को रिड्यूस कर सके। तो अब जब राइजर की डिज़ाइन करेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए सपोज करिए कि यहाँ से मोल्टन मेटल आया, जब ये पूरा इसको भर के यहाँ तक भर दिया, जब ये भर दिया और मोल्टन मेटल जाता रहेगा, वो क्या होगा, इस राइजर में भरना शुरू हो जाएगा। ऐसे राइजर में हमारा भरना शुरू हो जाएगा। अब जब राइजर में भर जाएगा तो उसके बाद जब ये सॉलिडिफाई होने लगेगा तो ये डिक्रीज करना शुरू करेगा और इसके श्रिंकेज को फीड देता रहेगा। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, अच्छा सॉलिडिफिकेशन के समय अगर ये ठंडा होने लगे तो ये भी ठंडा होगा, दोनों एक साथ सॉलिडिफाई होंगे। तो जब दोनों ठोस सॉलिडिफाई होंगे तो उस समय हमारे राइजर की डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए कि जब ये कास्टिंग हमारा सॉलिडिफाई हो तो कास्टिंग के सॉलिडिफाई होने से पहले राइजर सॉलिडिफाई ना हो, मतलब राइजर के अंदर का मोल्टन मेटल बाद में सॉलिडिफाई हो और सॉलिड का मोल्टन मेटल पहले सॉलिडिफाई हो। अगर राइजर का मेटल पहले सॉलिडिफाई हो जाएगा तो इसे फीड दे ही नहीं पाएगा। तो हम राइजर की डिज़ाइन करने के लिए ये बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे कि जो राइजर के अंदर का टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम है वो हमेशा इस कास्टिंग के टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम से ज़्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द राइजर डिज़ाइन इज, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज फॉर डिजाइन ऑफ राइजर क्या हमारा होगा, द टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ राइजर इज ग्रेटर देन द टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग। तो हम कहेंगे द टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन of riser is greater than the time of solidification of casting. Solidification of कास्टिंग। अगर हम ऐसा मान लीजिए TR
इज इक्वल टू टाइम ऑफ राइजर, सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ राइजर, सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ राइजर एंड TC इज इक्वल टू सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ कास्टिंग, सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ कास्टिंग। तो हम क्या करेंगे, ऐसा देखिएगा, TR और TC की बात कर रहे हैं तो उस समय TR इज ग्रेटर देन TC फॉर ऑप्टिमम राइजर डिजाइन, राइजर की ऑप्टिमम डिजाइन के लिए, ताकि फॉर ऑप्टिमम राइजर डिजाइन, ताकि जब राइजर में मोल्टेन मेटल जो है वो सॉलिडिफाई होने में ज़्यादा समय लगेगा, उससे पहले कास्टिंग का मेटल सॉलिडिफाई होगा, तो ये अपने लिक्विड स्टेट को इसे ट्रांसफ़र करता रहेगा। तो ये बेस कॉन्सेप्ट होता है। और दूसरा बेस कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये हो गया, सेकेंड पॉइंट हमारा हो गया, अच्छा अब सेम मोल्टेन मेटल इसमें भी है इसमें भी है, तो हम लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं कि ये जो हमारा राइजर है इसका सॉलिडिफिकेशन टाइम ज़्यादा हो जाए। कैसे, इसका मतलब अगर राइजर का सरफेस एरिया हमारा क्या हो, ज़्यादा हो, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो हीट ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा होगा, और हीट ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा होगा तो इट मीन्स राइजर का मेटल जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो हम ऑप्टिमम कंडीशन के लिए राइजर का सरफेस एरिया हमेशा क्या रखेंगे, कम रखेंगे। फॉर डिजाइन ऑफ ऑप्टिमम राइजर, फॉर डिजाइन ऑफ ऑप्टिमम सरफेस एरिया राइजर, तो हमारा क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ राइजर इज ऐसे, एरिया ऑफ राइजर इज लो, कम से कम रखेंगे जिससे हीट ट्रांसफ़र रेट हमारा कम हो सके और ये हमारा राइजर का मोल्टेन मेटल लिक्विड स्टेट में ही रहे। तो इस तरीके से हम राइजर की डिज़ाइन करते हैं। अब जब राइजर में सॉलिडिफिकेशन टाइम हमारा हो, तो मान लीजिए हम TR निकालना चाहें, तो TR प्रोपोर्शनल V/A। अब VR/AR का होल स्क्वायर। और जब हम लोग TC निकालते थे तो टाइम ऑफ कास्टिंग निकालते थे, तो टाइम ऑफ कास्टिंग प्रोपोर्शनल VC/AC का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से टाइम ऑफ राइजर निकाल लेंगे। ये हो जाएगा TR इज इक्वल टू K VR/AR का स्क्वायर एंड TC बराबर K VC/AC का होल स्क्वायर। वेयर हमारा देखिए, ये जो VR है वॉल्यूम ऑफ राइजर अपॉन एरिया ऑफ राइजर, सरफेस एरिया ऑफ राइजर, एंड VC वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग अपॉन सरफेस एरिया ऑफ कास्टिंग। ये हो जाएगा, ये जो राइजर है इसका वॉल्यूम हो जाएगा और इसका सरफेस एरिया हो जाएगा, और ये जो कास्टिंग है इसका वॉल्यूम और इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हम लोग निकालेंगे। अब इसके बाद इस राइजर को हम कितने तरीके से यूज करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, ये तो था हमारा सॉलिडिफिकेशन टाइम। राइजर का सॉलिडिफिकेशन टाइम हमेशा ग्रेटर होना चाहिए किसके, कास्टिंग के सॉलिडिफिकेशन टाइम से, ताकि राइजर में मोल्टेन मेटल लिक्विड स्टेट में रहे, तभी तो ये इसे लगातार फीड देगा। अब थोड़ा सा हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि राइजर हम लोग
कितने टाइप का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ राइजर। चलिए, टाइप ऑफ राइजर। तो बेसिकली हम लोग दो तरीके का राइजर यूज करते हैं। बेसिकली हम लोग 2 टाइप्स का राइजर यूज करते हैं। फर्स्ट हम लोग टॉप राइजर और सेकेंड साइड राइजर का यूज करते हैं। टॉप और साइड राइजर, जब कास्टिंग के हेड पर ये राइजर लगा हो तो उसे बोलेंगे टॉप राइजर। ऐसे देखिए, ये केस हमारा किसका कहलाएगा, टॉप राइजर का। और साइड राइजर के लिए यहाँ पे डिजाइन देखिए, सपोज करिए कि ये हमारा कास्टिंग हो तो राइजर हमारा कुछ इस तरीके से लगा होगा। इस तरीके से लगा होगा। यहाँ पर ये मोल्टन मेटल इसमें फिल करेगा। तो इस तरीके के राइजर को हम लोग देखें, ये मोल्ड कैविटी से ऐसा मोल्टन मेटल आएगा और इसके अंदर फिल करेगा। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, इसे फीड तभी मिलेगा जब इसकी हाइट से ऊपर राइजर की हाइट होगी, तभी ये मोल्टन मेटल को क्या करेगा, इसमें लगातार फीड देता रहेगा। तो ऐसे राइजर को हम लोग बोलेंगे साइड राइजर। अब सपोज करिए कि टॉप और साइड राइजर को हम लोग डिजाइन कर रहे थे, तो इसके लिए ऑप्टिमम टाइम और ऑप्टिमम डायमीटर की बात करें। देखिए, सबसे बेटर राइजर हमारा सिलेंड्रिकल शेप का यूज किया जाता है। सिलेंड्रिकल शेप का राइजर हम यूज करते हैं फॉर ऑप्टिमम सॉलिडिफिकेशन। तो यहाँ पे पहले नोट पॉइंट देख लीजिए, सिलेंड्रिकल राइजर आर यूज्ड cylindrical riser are used for optimum casting। ऑप्टिमम कास्टिंग के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल राइजर को यूज करते हैं। अब सिलेंड्रिकल राइजर की जब हम लोग डिजाइनिंग करेंगे तो अगर देखिए राइजर का हम लोग सॉलिडिफिकेशन टाइम निकालते थे तो ऐसे TR इज इक्वल टू V अपॉन AR होता था। तो एरिया ऑफ राइजर, पहला केस हम लोग ले लें, केस 1 ले लें। एरिया ऑफ राइजर किसके लिए, इसके लिए ले लेते हैं साइड राइजर के लिए। तो साइड राइजर के लिए देखिए, फॉर साइड राइजर, जब साइड राइजर लगाएंगे तो इसका जो सरफेस एरिया लेंगे, पहले तो ये हमारा सिलेंडर होगा तो इसका पूरा सरफेस एरिया होगा, मतलब इसकी पूरी परिधि पाई होगी, डायमीटर D होगा और इसकी हाइट H होगी। इसकी हाइट H, डायमीटर D और पाई हमारा सरफेस सरकमफेरेंस होगा। तो ये हो जाएगा पाई इंटू D इंटू H प्लस अभी इसका 2 और सरफेस एरिया है। एक आपका ये बॉटम वाला जो आपका सर्कुलर प्लेट दिखाई दे रहा है और एक आपका टॉप वाला जो सर्कुलर प्लेट दिखाई दे रहा है। तो एक तो हम लोगों ने ये पूरा सरफेस एरिया कवर किया और एक ये, मतलब ये दोनों 2 सरफेस एरिया होंगे। तो सर्किल का एरिया हमारा क्या हो जाएगा, π/4 D स्क्वायर, और एक यहाँ है एक यहाँ है, तो इसे हम लोग करेंगे 2π/4 D स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग डिजाइन करेंगे फॉर साइड राइजर के लिए। अब डिस्कस करेंगे फॉर टॉप राइजर के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फॉर टॉप राइजर। जब टॉप राइजर हम लोग बनाएंगे तो उस समय देखिए इसका जो सरफेस एरिया होगा, ऐसे देखिए
ये वाला एरिया तो हमारा कास्टिंग के साथ मिला हुआ है, यहाँ कोई सरफेस थोड़ी प्रोड्यूस हो रही है। एक सरफेस हमारी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी और कैसी, सर्कुलर। उसके बाद ये पूरी सरफेस हमारी हाइट h तक, डायमीटर d तक और इसकी परिधि पाई। तो इसके लिए जो हमारा सरफेस एरिया होगा ये हो जाएगा पाई DH। पहला तो हमारा पाई परिधि, डायमीटर d और हाइट h हो जाएगा, प्लस अब इसके लिए ऊपर का एक सरफेस एरिया कंसीडर करेंगे और उसका सरफेस एरिया हो जाएगा पाई बाई 4d²। तो इस तरीके से हम लोग इसे कंसीडर करेंगे। अब इसके बाद ये तो हमारा डिजाइन हो गया सरफेस एरिया ऑफ राइजर, सरफेस एरिया ऑफ राइजर। अब ये है कि फॉर ऑप्टिमम कंडीशन, फॉर ऑप्टिमम कंडीशन ये जो डायमीटर और हाइट हम लोग ले रहे हैं, इस राइजर की डायमीटर और हाइट कितनी होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर ऑप्टिमम कंडीशन, for optimum condition the diameter of riser is equal to height of riser के होगा। ये तब केस होगा जब हमारा साइड राइजर यूज किया जाएगा। जब साइड राइजर यूज किया जाएगा तो डायमीटर ऑफ राइजर इज इक्वल टू हाइट ऑफ राइजर के होगा, ये नोट करके रखिएगा। और वॉल्यूम अपॉन एरिया ऑफ राइजर, वॉल्यूम अपॉन एरिया ऑफ राइजर इज d/6 होगा। ये याद रखिएगा, ये डायरेक्ट यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि ये हमारा होगा फॉर साइड राइजर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जैक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि साइड राइजर के लिए ऑप्टिमम कंडीशन, मतलब राइजर का मेटल सॉलिडिफाई ना हो कास्टिंग से पहले, तो उसके लिए जो राइजर का डायमीटर होगा वो हाइट के बराबर रखा जाएगा और वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ राइजर अपॉन कास्टिंग ऑफ राइजर इज इक्वल टू d/6 के होगा। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट देख लीजिए, ये था पॉइंट 1। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा फॉर ऑप्टिमम कंडीशन, ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ टॉप राइजर। जब टॉप राइजर का यूज हम लोग करेंगे तो उस समय जो डायमीटर हमारा होगा, ऐसे देखिएगा, वो डायमीटर बराबर हाइट 2h के होगा। डायमीटर इज इक्वल टू 2h के होगा और वॉल्यूम ऑफ राइजर अपॉन एरिया ऑफ राइजर इज इक्वल टू d/6। d/6 दोनों में सेम रहेगा, केवल हमारा डायमीटर का रिलेशन चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। एक लास्ट पॉइंट देख लीजिए कि जब हम राइजर की डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम लोग राइजर के लिए कौन कौन सी कंडीशन रखते हैं। तो यहाँ केवल इतने पॉइंट पर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। हमारा जब राइजर डिज़ाइन करेंगे तो उसके लिए हम लोग कैसा कैसा पॉइंट लेंगे जिससे ये राइजर हमारा पहले सॉलिडिफाई ना हो। तो हम लोग देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर डिजाइन ऑफ राइजर। तो देखिए जब राइजर की डिजाइन करेंगे, अगर हम इंसुलेटेड राइजर यूज करें, सपोज करिए इस राइजर के चारों तरफ हम लोग क्या लगा दें, इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दें ऐसे, तो उस समय क्या होगा, जो हीट लॉस होगा वो राइजर का हीट लॉस मिनिमम होगा, तो अंदर का मटेरियल हमारा लिक्विड स्टेट में होगा। तो पहला केस हम क्या कर सकते हैं, इंसुलेटेड राइजर आर यूज। पॉइंट 1, इंसुलेटेड राइजर आर यूज। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या होगा, ब्लाइंड राइजर यूज। आप समझिए ब्लाइंड राइजर, ब्लाइंड राइजर यूज।
सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लाइंड राइजर का मतलब ये हो जाएगा कि ये हमारा राइजर हो जाए और ये हमारी कास्टिंग हो जाए। इस राइजर को हम लोग ऐसे सैंड के अंदर क्या करेंगे, चारों तरफ से ढक देंगे, जिससे हीट लॉस हमारा मिनिमाइज हो जाए। देखिए जब राइजर यहाँ पे क्या होगा, सैंड यहाँ तक ढकी होगी और ये राइजर सैंड के बाहर होगा, तो इस तरीके से हम बोलेंगे ऐसा राइजर हमारा जो सैंड के अंदर डूबा हुआ हो तो उसे हम लोग बोलेंगे ब्लाइंड राइजर। तो इस तरीके से दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट का हम लोग विशेष ध्यान देते हैं जब अपने राइजर की डिज़ाइन करते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट आप लोगों ने देखा कि हमने अपने कास्टिंग से रिलेटेड लगभग सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर दिया। अब इसके बाद हमारा टॉपिक बचेगा, वो हमारा टाइप्स ऑफ कास्टिंग बचेगा, जो हम आपको अगले नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक हम लोग अपना यहीं पे एंड करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने टाइप्स ऑफ कास्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू।